नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्लेनेट ऑफ टेल्स पर। मैं महिमा आज आपको सुनाने जा रही हूँ सुषमा मुनींद्र द्वारा लिखी हुई कहानी योगदान। परसों माड़ी का ब्याह है। आज आंगन में मंडप सजाया जा रहा है। बांस बांधे जा चुके हैं। बांसों के ऊपर छाया के लिए पाकर की हरी टहनियां तोड़कर रखी जा रही हैं। घर के बड़े दामाद राघव हंस रहे हैं। मंडप की ऊंचाई कुछ अधिक रही है ना। दूल्हा लंबा है, ऊपर से मोर भी बांधेगा। कहीं कमर झुकाकर फेरे न लेने पड़ जाएं बेचारे को। सुनकर हंसी की फुलझड़ियां छूट गईं। तभी बड़ी सलहज नलिनी ने राघव की पीठ पर हल्दी से सने हाथ को छाप दिया। राघव नलिनी के पीछे दौड़े। कुर्ता खराब कर दिया भाभी, पूरे पैसे गिना लूंगा। हाँ, फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी बीडीओ साहब। नलिनी खिलखिलाकर हंस रही। इधर पीठ पर हल्दी के धौल पड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ ढोलक पर थाप। ट्यूबलाइटें लग चुकी हैं। आंगन दूधिया प्रकाश से जगमगा रहा है। बच्चों की टोली एक तरफ बिछाए गए गद्दों में गुलाटियां खा रही हैं। आंगन के एक निरापद कोने में बड़े से चूल्हे पर घर की मंझली बहू गौरी पूरियां तल रही है। रिश्तेदार एकत्रित हो गए हैं। इतने लोगों की रसोई उसे ही तो बनानी है। हलवाई कल से लगेगा। बड़े बेटा बहू संजय, नलिनी, छोटे बेटा बहू संदीप, जयमाला, बड़े बेटी दामाद गणेशी, राघव, मंझले बेटी दामाद प्रभा, ओमकार आज सुबह आए हैं। अम्मा चकन मगन हैं। सबसे छोटी पुत्री बाणी के हाथ पीले कर दायित्व मुक्ति का संतोष चेहरे से स्पष्ट झलक रहा है। बाबूजी आगंतुकों में व्यस्त हैं और अम्मा कमर पर हाथ धरे आंगन में डोलती फिर रही हैं, आदेश निर्देश दे रही हैं। जयमाला भीड़ भाड़ है। तुम्हारा बच्चा 5 महीने का है, काम में न जुट जाना, उसे देखना। अपनी लाडली ननद के ब्याह में मुझसे खाली बैठा जाएगा क्या अम्मा? बच्चा पहले, काम तो होता रहेगा। जयमाला ने मुक्ति की सांस ली। और हाँ नलिनी, कल बाणी के हाथ पैर में मेहंदी तुम्हें ही लगानी है। इसे ब्यूटी पार्लर भी ले जाओगी। मेकअप का सामान भी खरीदना है। तुम सामान खरीदना खूब जानती हो। इसके सैंडल तो अभी तक नहीं आए। अम्मा, मैं सब कर दूंगी, कसर नहीं उठा रखूंगी। क्यों फिक्र करती हो? नलिनी को बाजार भेज दिया जाए तो वह पूरा बाजार खंगाल कर दिन अस्त होने पर ही बहुरती है। अपनी रुचि का काम पाकर वह खुश हो गई। अरे गणेशी, प्रभात, तनिक सुनो तो। अभी कई जगह कार्ड नहीं बटे हैं। कल सुबह तुम लोग नहा धोकर निकल जाना। अभी तक कार्ड नहीं बटे? अम्मा, यहाँ का काम तो बड़ा ढीला पोला है। गणेशी ने कपाल पर हाथ मारा। सब राम भरोसे चल रहा है बिटिया। ये संजीव और गौरी तो ऐसे निठल्ले हैं कि इनसे कोई काम ही नहीं होता। अब तुम सब लोग आ गए हो, सबका योगदान रहेगा तो वाणी राज्य खुशी विदा हो जाएगी। अम्मा ने दुखड़ा रोया। निठल्लेपन से उन्हें संजीव की याद आई। हाय नारायण, संजीव वाणी के गद्दे रजाई में रुई भरवाने गया था, अब तक नहीं लौटा। जहां जाता है चिपक जाता है। पनीर का ऑर्डर देने कब जाएगा? इतना दिमाग तो है नहीं कि उसी तरफ से ये काम भी करता आए। तभी संजय ने गुहार लगाई। अम्मा, मैं फ्रिज ले आया, बताओ कहाँ रखवा दूं? और ये टीवी ओनिडा का है। भाव विह्वल माँ फ्रिज और टीवी पर अपना खुरदरा हाथ फेरने लगी। कहाँ सोचा था कि वाणी को इतना कुछ दे पाऊंगी। संजय और संदीप ने सब संभाल लिया। संजय थानेदार है, संदीप सब इंजीनियर, और एक है श्रीमान संजीव मिश्रा, प्राइवेट स्कूल में पीटी मास्टर। अम्मा की तो लुटिया ही डुबो दी। शेष कसर पूरी कर दी गौरी ने। न सूरत, न शक्ल, न दहेज। संजीव अपनी साधारण पत्नी से संतुष्ट है और रहे। अम्मा कैसे हो जाएं? उन्हें अच्छे बुरे की परख है, इसलिए संजीव और गौरी पर दृष्टि पड़ते ही मुख मुद्रा विकृत हो जाती है। वे निकट खड़ी बुआ को बताने लगी। संजय फ्रिज दे रहा है, संदीप कलर टीवी। अभी जाने कितना खर्चा होगा बेचारों का। प्रभा गर्भ से बताने लगी। मैं स्टीरियो सिस्टम दे रही हूँ। हैसियत तो इतनी नहीं है, पर वाणी का ब्याह क्या बार बार होगा? सच्ची, मैं तो डाइनिंग टेबल दिए दे रही हूँ। अरे, देने का दिल होना चाहिए, दिल। गणेशी ने दाएं हाथ से 2 बार सीना ठोका। और गौरी क्या दे रही है? बुआ पूछने लगी। देगी क्या? एक चादर तो काट रही थी। कहती है पेचवर्क की कढ़ाई है। पता नहीं क्या है ये पेचवर्क। इतना भारी योगदान? प्रभा ने आंखें फैलाई तो आंगन एक बार फिर ठहाकों से गूंज उठा। ये ठहाके पूरियां सेकती गौरी के कानों में पड़े तो हाथ से पकड़ी पूरी छन्न से कढ़ाई में जा गिरी और तेल उछलकर उसकी कलाई पर पड़ गया। फफोले निकल आए।
वह आह भरकर रह गई। इस घर में उसकी पीड़ा समझने वाला कोई नहीं है। संजीव से कितना कहा कोई बड़ा आइटम दे दो, कहीं से कुछ ऋण ले लो। वे अड़ गए। श्रमदान तो कर रहा हूं, और क्या करूं? महीना भर से झोला लटकाए बाजार दौड़ रहा हूं, तुम अचार, बड़ी पापड़, साड़ी के फॉल में माथा पच्ची कर रही हो। ये कुछ नहीं? नहीं, योगदान वो अच्छा जो ऊपर से दिखे। ना दिखे मैं ऋण नहीं लूंगा। बस ना लें। सुनाया तो उसे जा रहा है ना, खुद तो सुबह से न जाने कहाँ गायब है। फिर सच तो ये है, उसे स्वयं भी चादर देने में लज्जा आ रही है। वह चादर के साथ में वो एक साड़ी जो उसे मामा के घर से मिली है दे देगी, और एक जोड़ी पायल भी। अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। अम्मा जी, आज चाय वाय मिलेगी या नहीं? पुरुषों के समूह से ओमकार का स्वर उभरा। अभी बनवाती हूँ, कहकर अम्मा अपने स्थान पर खड़ी खड़ी गौरी की ओर घूमी। गौरी, तनिक उठ जा, हाथ पैर चला। सब सुबह से काम में लगे हैं और तुझे इतना होश नहीं कि चाय बना दे। चल, बाकी पूरियां बाद में सीखना। गौरी की विचार श्रृंखला टूटी। सिट पिटाकर बोली, कितने कप बनाऊं अम्मा? 15-20 कप। और कितना? चाय हम भी पियेंगे, हम भी। बच्चे उच्चक उचक्कर कहने लगे। वैसे तो ये लोग चाय पीते नहीं, पर आज पी लेंगे आधा आधा कप। 2-4 रोज मौज मार लें। नलिनी का समर्थन मिल गया तो बच्चे नारेबाजी करने लगे। नलिनी मामी जिंदाबाद, नलिनी ताई अमर रहें। अम्मा वानर सेना का कोरस सुनकर लोटपोट हो गई। आगंतुकों के बीच बैठे बाबूजी का उत्साह समुद्र सा ठाटे मार रहा है। बार बार दोहरा रहे हैं, एक नाथ मजिस्ट्रेट है, बड़े भले लोग हैं, दान दहेज की मांग नहीं की। बोले जो इच्छा हो दे दीजिए। वाणी बड़ी भाग्यवान है जो इतना अच्छा घर भर मिल रहा है। समझ लीजिए घर बैठे रिश्ता आ गया। संजीव की खोज में बाबूजी कैसा मुंह फाड़ कर कह रहे हैं कि घर बैठे रिश्ता आ गया है। जिस लाडली के लिए कहते ना आघाते थे कि अपनी इस बच्ची को बड़े ठाट बाट से विदा करूंगा, ऐसी सुंदर उच्च शिक्षिता कन्या के तो घर बैठे रिश्ते आएंगे। उसी रूपवती कन्या के लिए वर ढूंढने निकले तो जूते घिस गए। जहां भी जाते दहेज पर बात अटक जाती। बाबूजी नैराश्य की गहरी घाटी में लुढ़कते ही चले जाते यदि संजीव अपनी कर्मठ भुजा बढ़ाकर उन्हें ऊपर न खींच लेता। गौरी के साथ उसके मामा की पुत्री के वैवाहिक आयोजन से लौटा तो एकनाथ पांडे का प्रसंग उसके मस्तिष्क में छाया हुआ था। बाबूजी, आयोजन में एकनाथ आया था, अभी अभी सिविल जज हुआ है। आप पत्र व्यवहार कीजिए, मैं पता ले आया हूँ। हाँ बाबूजी, लड़का बहुत अच्छा है। मुझे लगता है यहाँ बात बन जाएगी। एकनाथ के पिता नहीं हैं, बस माँ और विवाहिता बहन श्यामा है। गौरी ने पति का अनुमोदन किया। बाबूजी को अपने इन निठल्ले बहू बेटी की बात पर विश्वास तो न था, लेकिन वे ऐसे कृपण भी न थे कि एक अंतर्देशीय पर व्यय न करते। आशा पत्रोत्तर की भी न थी, और कहाँ एकनाथ ने बाड़ी को देखने की तिथि भी लिख भेजी। अविश्वास से अम्मा का मुंह फटा का फटा रह गया। आनन फानन में संजय नलिनी को बुलवा लिया। गौरी रसोई संभालेगी, कोई बाहर संभालने वाला भी तो चाहिए। और फिर गौरी और संजीव को बड़े लोगों के बीच बैठने का शऊर भी तो नहीं। संजय नलिनी संभाल लेंगे, पहला प्रभाव अच्छा पड़ना चाहिए। नलिनी ने अपनी बहुमूल्य गुलाबी साड़ी और सफेद मोतियों का सेट पहना दिया वाणी को। घर की सामान्य स्थिति से विक्षुब्ध बाबूजी के मुख पर वाणी को देख तनिक उत्साह जागा, जैसे हारी बाजी जीतने के आसार दिख रहे हों। एकनाथ पांडे प्रायः चुप रहा। उसकी माँ ने ही सामान्य वार्तालाप किया। ये मेजपोश किसने काढ़ा है? वाणी ने। अम्मा तपाक से बोली, और ये मठरी, भुजिया, शक्करपारे, हलवा बाजार के तो नहीं लगते? वाणी ने बनाए हैं। अम्मा के झूठ पर वाणी की झुकी गर्दन और झुक गई। लगा जिस गौरी को सदा नेपथ्य में रखे जाने का प्रयास किया जाता है वह इस कक्ष में उपस्थित है। वाणी की सहेलियां आती, गौरी भीतर चाय नाश्ता बनाती और सहेलियों से नलिनी जयमाला को मिलवाया जाता। दोनों भाभियां बहुत पढ़ी लिखी हैं, स्मार्ट हैं, बड़े घर की हैं। और गौरी, बखान के लिए कोई सुदृढ़ पृष्ठभूमि तो हो, शिक्षा सामान्य, रूप रंग सामान्य। वाणी पसंद कर ली गई। बात चुटकियों में बनते देख बाबूजी हतप्रभ थे, अभिभूत थे, चमत्कृत थे। विवाह का मुहूर्त जल्दी का निकला। अम्मा के हाथ पैर फूलने लगे, किंतु गौरी ने बड़ी दक्षता से सारी जिम्मेदारी उठा ली। संजीव आड़त, हलवाई, सुनार, टेंट हाउस के चक्कर काटने लगा। गौरी अचार, पापड़, बड़ी, चिप्स, चादर तैयार करने में संलग्न हो गई। कितनी दुकानें देखकर तो कपड़े का चुनाव कर पाई। आसमानी चादर में टके काले कपड़े के फूल। अपने निर्माण पर मुग्ध थी गौरी। दूसरे दिन सुबह से मंत्री पूजा की तैयारी होने लगी।
संजय और संदीप लाइट अरेंजमेंट और पांडाल की व्यवस्था देख रहे थे। दामाद को ऐसे अवसरों पर ठाठ भोंकने आते हैं। अधिक से अधिक व्यवहार में आने वाले लिफाफों और उपहारों की सार संभाल कर देंगे। किसने क्या दिया इसकी सूची बना देंगे। नलिनी बाड़ी को ले ब्यूटी पार्लर खिसक गई। दोनों जीजियां कार्ड बांटने। जयमाला के कंधे पर नन्हे शिशु का भार था। ऊपर से जिठानी और नन्हे अपने बच्चों को नहलाने धुलाने और नाश्ता देने का बृहद काम उसे ही सौंप कर गई थीं। एक गौरी ही बचती थी। नहा धोकर पाकशाला में घुसने लगी तब उसे ध्यान आया, अभी चादर साड़ी पायल अम्मा को दे दे तो वे सहेज कर वाणी के बैग में रख देंगी। फिर उसे रसोई से अवकाश नहीं मिलेगा। वह तत्परता से सारा सामान निकाल लाई। अम्मा, ये वाणी को दे रही हूँ, देखो ठीक तो है ना। मन तो बहुत कुछ देने को है पर हैसियत। अब हैसियत ना सुना, ये भी रख ले, वाणी के लिए कमी नहीं है। अम्मा ने प्रक्षेपास्त्र दागा। एक नलिनी और जयमाला है, ननद के लिए खर्च किए बिना इनसे रहा नहीं जाता। भाई तू ये भी रख ले, मैं निठल्लों से आशा नहीं रखती। गौरी दीनता की मूर्ति बनी कुछ देर सामान लिए खड़ी रही, फिर अम्मा के सामने रख रसोई में जा घुसी। सांझ घिरने तक नलिनी और जयमाला बाड़ी के हाथों में मेहंदी लगाने बैठ गईं। लगे हाथ अपने भी हाथ रचा लिए। बच्चों के हाथों में बेल बूटे सज गए। अम्मा ने गौरी को पहले ही समझा दिया था, गौरी तू मेहंदी रचा के न बैठ जाना, काम बहुत है। तू यहाँ रहती है, तुझे ही मालूम है कौन सी चीजें कहाँ रखी हैं। मेहंदी घुली रखी रहेगी, विदा के बाद लगा लेना। विवाह के दिन गौरी चक्कर घिन्नी सी घूमती रही। उधर संजीव शाम 5 बजे तक भी ना नहा पाया था। उसका मैला कुर्ता पजामा पहने देख गौरी बोली थी, नहा लो, शेव कर लो, धुले वस्त्र पहन लो। संजीव और संदीप भैया को देखो कैसे बने ठने हैं। अरे हमारा सजना धजना कौन देखेगा। लड़की का भाई हूं, दूल्हे का मित्र नहीं जो सुबह से सूट टाई बांधने लगूं। अम्मा बीच में कूद पड़ी। हाँ हाँ, फिर ये कैसे पता चलेगा कि तुमने बहन के ब्याह में खूब काम किया है। जाओ तनिक हुलिया सुधार लो, बारात में बड़े बड़े अफसर लोग आ रहे हैं। और गौरी, तू अब तक बाल छितराए घूम रही है, जा तैयार हो जा झटपट। अपनी नंदों जिठानियों से कुछ तो गुण सीख। सब तैयार हो रही हैं पर तुझे कुछ परवाह नहीं। तेरे दोनों बच्चों को गणेशी ने तैयार कर दिया है, भूत बने फिर रहे थे। अम्मा एक ओर चली गई। गौरी का जी चाहा यहीं बीच मंडप में धम से बैठ जाए और जी भरकर रो ले। वह भारी मन से हाथ मुंह धोने चली गई। जब तक बारात विदा नहीं हुई उसके पैर नहीं थमे। पुत्री को विदा कर रोती कलपती अम्मा एक कोने में ढह गईं। नलिनी जयमाला गणेशी प्रभा अपने इधर उधर बिखरे कपड़े लत्ते जूते चप्पलें सहिस्ते बटोरने लगीं। 1-2 दिन में उन्हें जाना होगा और फैले घर में सामान ढूंढना क्या कम श्रम साध्य होता है। संजीव गुम हुए बाउल चम्मच गिलास ढूंढता फिर रहा तो गौरी बच गए किराने के सामान के गणित में लगी रही। हाल का हाल बचा सामान वापस हो जाएगा तो ठीक होगा। भोजन बहुत बच गया था। मेहरी नाइन जमादारिन अभी आ डटी थी। गौरी को ही माथा खपाना पड़ा। बाथरूम रगड़ना धोना था सो अलग। वहां इतनी फिसलन हो गई थी कि बाबूजी फिसलते फिसलते बचे। लापरवाही व सफाई पर बहुत देर तक बोलते रहे। उधर रात के गरिष्ठ भोजन से उकताए बुजुर्ग अतिथि ताजे दाल चावल खाने की इच्छा व्यक्त कर रहे थे। सुख दुख का अनुभव समेटे वाणी ससुराल पहुंची तो रात हो चुकी थी। परछन के बाद उसे घर के भीतर ले जाया गया। दूसरे दिन सुबह से ही कथा व भोज की तैयारी होने लगी। अफरा तफरी मची थी। पूरे गांव को भोज दिया जा रहा था। पंगत बैठ चुकी थी। तभी एक नाथ की माँ दांत पीसती हुई बोली, ये लो अचार खत्म, अब क्या परोसे, अपना मूड। कहती थी ना बच्चों की पहुंच के ऊपर रखो बर्निया। अब यहाँ तो 4 दिन पहले से अचार खिलाया जा रहा है, अब नाक गई। श्यामा फुसफुसाई, अम्मा बहू के साथ अचार आया है, उसे क्यों नहीं परोसवा देती। अम्मा की जान में जान आई। कथा के बाद बाड़ी को जिस कमरे में बिठाया गया था दहेज का सारा सामान वहीं ठुसा था। अम्मा अचार की बर्नियां ढूंढती वहीं पहुंची। अम्मा के अचार की बर्नियां खोली। वाह क्या बढ़िया खुशबू है। बहू, गौरी ने बनाया है अचार। जी हाँ, वह बहुत बढ़िया अचार बनाती है। सिंघाड़े का, सेम का, आलू का, उसका बस चले तो घास फूस का भी बना डाले। और ये पापड़ कितने पतले बने हैं, उसी ने बनाए होंगे। बड़ी निपुण है गौरी। अभी कुछ दिन पहले मामा के घर ब्याह में मिलना हुआ, तब उसकी फुर्ती देखी थी मैंने। सारा काम संभाले हुए थी, वरना आजकल के नातेदार अपनी साज सज्जा और मेजबान की नुक्ताचीनी ही अधिक करते हैं। यहीं देख लो,
काम कम हो रहा है, हाय तौबा अधिक मची है। अम्मा बरनी लेकर चली गईं। बाड़ी के सामने प्रश्न चिन्ह छोड़ गईं। ये लोग गौरी भाभी को कैसे जानते हैं? उन्होंने तो कभी बताया नहीं कि इन लोगों से कुछ संबंध है। नववधू के संकोच के कारण वह किसी से इस विषय में पूछ न सकी। कहीं कह न दे तुम्हें यह भी नहीं मालूम। खाना खाने के बाद उसे नींद आ गई। सांझ ढले उसे श्यामा ने जगाया। बाणी, पेटी से कोई चादर निकाल दो, बिछा दूं। तुम्हारा कमरा तैयार कर रही हूं ना। बाणी ने श्यामा को बॉक्स की चाबी थमा दी। 2 बॉम्बे डाइंग की चादरें थीं और एक गौरी की दी हुई। श्यामा ने वही आसमानी चादर निकाल ली। कितनी सुंदर है। रेडीमेड है? नहीं, गौरी भाभी ने बनाई है। कितनी सफाई है गौरी के हाथों में। यहाँ भी उसके हाथ से सुई धागा नहीं छूटता। श्यामा चादर में टके फूलों की बारीकी से देखती हुई चादर लेकर चली गई। बाणी को रह रहकर क्रोध आ रहा था गौरी पर। अजीब मूर्ख है, बस मुंह सिए बैठी रहेगी। बता नहीं सकती थी कि यहाँ उनका कैसा रिश्ता है। बाणी क्रोधावेश में भूल रही थी कि उन लोगों ने गौरी को कुछ बताने का अवसर ही कब दिया। वह तो सबकी सुन सकती है, बोल नहीं सकती। बोली के व्यंग बाणों का मौलिक कोश खुला। वो और उसके मायके वाले सदैव दोयम दर्जे के प्राणी समझे गए। वो बेचारी कुछ बताती तो कैसे, और सुनता कौन? वाणी सुहाग कक्ष में ले जाई गई। देखा, सुहाग सेज पर बड़ी आन बान शान से वह आसमानी चादर बिछी थी। वाणी को वितृष्णा सी हुई कि फ्रिज, टीवी और जहां देखो वहां यह चादर ही दिख रही है। उसका जी चाहा इस 2 टके की चादर को खींचकर हटा दे और दूसरी चादर बिछा दे, पर ऐसा कर न सकी। एकनाथ कमरे में आया तो उसकी दृष्टि सबसे पहले चादर पर ही गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि बात कहाँ से आरंभ करे। वह चादर ही जैसे श्री गणेश करने का माध्यम बन गई। बड़ी सुंदर चादर है, श्यामा दीदी बता रही थी कि गौरी ने बनाई है। गठरी सी बनी बाणी ने स्वीकृति में गर्दन हिलाई। क्या मुसीबत है, मधु यामिनी का श्री गणेश भी इस चादर प्रसंग से हो रहा है। ओह, बहुत सुंदर चादर है। एकनाथ बाणी के निकट बैठकर चादर के फूलों पर हाथ फेरते हुए बोले, पर लगा कहाँ अंतर्ध्यान थी। एक बार भी नहीं दिखी। तुम्हें देखने आया था तब भी नहीं, ब्याह में भी नहीं। कम पढ़ी लिखी है, इसलिए लोगों के सामने आने में झिझकती है। नलिनी भाभी और जयमाला भाभी को भी बाहर का संभालना पड़ता है। यह गौरी है ही झिझक वाली। बेचारी को आगे पढ़ने का अवसर नहीं मिला, वरना अंक बुरे नहीं लाती थी। स्कूल में मैं और वो कुछ साल साथ पढ़े हैं। कहकर एकनाथ ने प्रसंग बदला। तुम्हारे रूप, लावण्य और दहेज की खूब सराहना हो रही है। बाबूजी ने नाहक कितना कुछ किया। उनकी आर्थिक स्थिति क्या हमसे छिपी है? सिर पर ऋण चढ़ा लिया होगा। नहीं तो मेरे संजय भैया और संदीप भैया का भरपूर योगदान था। ऋण क्यों लेते? कैसा योगदान? फ्रिज संजय भैया ने, टीवी संदीप भैया ने, स्टीरियो प्रभा जीजी ने और गौरी ने। ये चादर देख तो रहे हो, उनसे उम्मीद ही नहीं करते हम लोग। बाणी ने स्वर को पर्याप्त नियंत्रित किया, पर व्यंग उभर ही आया। एकनाथ कुछ देर तक अपनी परिणीता पत्नी को निहारता रहा। तत्पश्चात बोला, सबसे बड़ा योगदान तो गौरी का है वाणी। वह मेरे दूर के रिश्ते की बहन है। रिश्ता तो ऐसा गहरा नहीं है, पर वह सबको अपना बना लेती है। परिश्रमी ऐसी है कि उसने कभी तुम लोगों को कभी शिकायत का अवसर नहीं दिया होगा। जिसके भी घर जाती है काम संभाल लेती है। अभी कुछ दिन पहले वह अपने पति के साथ अपने मामा की बेटी के ब्याह में आई थी। मैं भी अम्मा को लेकर गया था। कितनी दुर्बल हो गई है गौरी। हंसकर कहने लगी, दुबली न कैसे हो जाऊं, गृहस्थी चलाना हंसी खेल नहीं है। अब तुम भी गृहस्थी चला लो एकनाथ। कहो तो एक अच्छी सी लड़की बताऊं। मेरी ननद है वाणी, रूपवती, गुणवती, बुद्धिमती। बाबूजी अधिक दहेज नहीं दे पा रहे, वरना लड़की को हीरा है। हीरा जिसके घर जाएगी स्वर्ग बना देगी। तुम उसे एक बार देख लो तो मना नहीं कर पाओगे। मैंने पूछा, तुम्हारी तरह निपुण है ना? कहने लगी, मैं तो उसके सामने कूड़ा करकट हूं। उसे देख लो, वरना बाद में पछताओगे। और हाँ, दहेज के लिए लार न टपकाने लगना, वरना मैं द्वार से ही कह दूंगी, आगे जाओ बाबा। कहकर हंसने लगा एकनाथ। ऐसी मस्खरी करती है कि पूछो मत। गौरी भाभी हास परिहास भी जानती है। बाणी चकित हुई। उसने तो उन्हें सदैव मरी बचिया की भांति मुंह लटकाए ही देखा है। एकनाथ आगे बोला, गौरी ने तुम्हारा ऐसा विस्तृत वर्णन किया कि मैं तुम्हें देख लेने का लोभ संवरण न कर सका, और जब देखा तो देखते ही ढेर हो गया। पहली नजर में ही अपना दिल हार बैठा। लगा गौरी ने तुम्हारा वर्णन ठीक ही किया था, और जब तुम्हारा बनाया मेजपोश देखा
गुजिया खाई तो लगा जैसे मुझे मेरा अभीष्ट मिल गया। गौरी ने तुम्हारे बाबूजी की आर्थिक स्थिति पहले ही बता दी, अतः दहेज मांगने का तो प्रश्न ही नहीं था। वाणी को जैसे काट मार गया, जिभ्या तालू से चिपकी जा रही थी। एकनाथ ने निकट खिसक कर उसके प्रकंपित हाथ थाम लिए। ये क्या, इतना घबरा क्यों रही हो? मुझसे डर रही हो क्या? भाई, मैं बड़ा सज्जन व्यक्ति हूँ, एकदम सीधा सरल निष्कपट, ग्रामीण परिवेश में पला बड़ा। इच्छा थी गौरी जैसी सीधी सरल घरेलू पत्नी मिले, जो अपने दो दक्ष हाथों से मेरे घर को संवार दे। पत्नी चुनने के मापदंड प्रत्येक व्यक्ति के भिन्न भिन्न होते हैं। मुझे खुशी है कि तुम मेरे मापदंड में खरी उतरी हो। वाणी कुछ देर चुपचाप बैठी रही, जैसे शब्द ही विलुप्त हो गए हों। फिर देह की समस्त ऊर्जा कंठ में संग्रहित कर किसी प्रकार बोली, पर गौरी भाभी ने कभी बताया नहीं कि इस विवाह के लिए उन्होंने प्रयास किया था। उसकी श्रेय लेने की आदत नहीं है। उसने पत्र लिखकर मुझे भी मना किया था कि तुम्हें कुछ न बताऊं, कहीं तुम ये न समझ लो कि तुम्हें मैंने गौरी के दबाव में आकर पसंद किया है। ऐसे निष्कपट, निष्कलुष, निस्वार्थ लोग भी हैं इस धरती पर। वाणी निरुत्तर हो गई। क्या कहती? भाभी की सारी चेष्टाएं हमारे घर में बुरी तरह असफल सिद्ध हुई हैं। कोई भी उनसे प्रसन्न नहीं है। पत्नी को चुप देखकर एकनाथ मुस्कराया। तुम सोच रही होगी, प्राणनाथ ये क्या ले बैठे? कितना सोचा था, कम से कम आज की रात किसी अन्य का प्रसंग न उठाऊंगा, बस अपनी कहूंगा, तुम्हारी सुनूंगा। पर इस चादर ने सब गड़बड़ कर दिया। चादर देखी तो अनायास गौरी की याद आ गई। खैर, अब मास पारायण का एक अध्याय समाप्त और दूसरा अध्याय शुरू। वह बत्ती बुझाने के लिए उठ खड़ा हुआ। इधर बाणी गौरी के योगदान की समीक्षा में डूबी थी।